हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान और मैं आपको अपनी VR1 चैनल जो YouTube के ऊपर है, आपको ब्रिगेडियर गाइड जू में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ख़ास दिन है जो एक किस्म से बैसाखी की सेलिब्रेशंस भी हैं और इसी दिन एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ भारत के अंदर 1919 में, जिसकी याद भी आज ताज़ा हो जाती है। और इन सब चीज़ों को अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो आपको वहाँ जाकर के हरमिंदर साहब के पास, दरबार साहब के पास एक बाग है और वहाँ पे इन सब पूरी कहानी का जिक्र है और इसको बिल्कुल प्रिजर्व किया जा रहा है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जब लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे, तो उस वक़्त अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया था, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीबन 10 मिनट तक बिना एक भी सेकंड रुके चलती रही और जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई और गोलियां चलाते चलाते जब वो थक चुके थे तो उस वक़्त 379 जिंदा लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे। अनाधारित तौर पे अगर कहा जाए तो तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई थी। परंतु ये हत्याकांड क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि क्या है, तो आइए इस सब पर हम एक नज़र डालते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान इस हत्याकांड में दे दी। उस समय पंजाब को अंग्रेज़ी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने उस राज्य में कॉलोनीज़ या रेलवे का विकास करके बहुत समृद्धि लाई है और भारतीय सेना में यहाँ के बहुत सारे लोग थे और उनका योगदान भी महत्वपूर्ण था। और ये फरवरी 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल आया था तो उसका व्यापक विरोध हुआ था। इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन भारत में जो शुरू हुआ वो भारत का अखिल भारतीय आंदोलन था और सबसे पहला था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के रूप में स्थापित किया और इसके बाद महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और ख़ुद पूरे देश का दौरे पर निकल गए ताकि लोगों को एकजुट कर सकें। हालांकि गांधी को कभी भी पंजाब का दौरा उन्होंने नहीं किया कर सके। वो पंजाब के प्रांत में प्रवेश करने ही जा रहे थे कि उनको ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। इसके अलावा प्रांत में कांग्रेस की इतनी मजबूत स्थिति भी नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम बड़ा ही प्राथमिक स्तर का रहा और जिसे जनरल डायर ने कुचल दिया। हालांकि इससे पहले फरवरी महीने की शुरुआत में ही अमृतसर और लाहौर शहरों में सरकार विरोधी सभाएं हुई थी, लेकिन ये सभाएं बेहद ही स्थानीय मुद्दों को, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट या चुनाव या इस किस्म के मुद्दों को लेके हुई और इसमें रॉलेट एक्ट और उसकी खिलाफत के बारे में भी कोई खास चर्चा नहीं की गई थी। और उस समय देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़तालों का आह्वान किया गया था। हालांकि इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर पंजाब के ही अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर जैसे शहरों में देखने को मिला। और लाहौर और अमृतसर में तो जो जनसभाएं हुई उसमें लोग 25 से 30 हज़ार तक लोग शामिल हुए। और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक मार्च निकाला गया और इस मौके पे इस मार्च में ना ही केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी शामिल थे और मुस्लिम ने उसमें तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे और बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, किसी भी रिलीजन के हों। लेकिन जब जनरल डायर आए और उनका प्रशासन को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हो गई। तो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल डायर ने उस दिन अमृतसर में के लोकप्रिय नेताओं जैसे डॉक्टर सत्यपाल थे, सैफुद्दीन थे, उनको अमृतसर से निकासित करने का फैसला कर दिया। और ठीक उसी ही दिन महात्मा गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया और उनको पलवल वापस भेज दिया। अपने नेताओं के निर्वासन की खबर से अमृतसर के लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। तकरीबन 50,000 की संख्या में लोग जुटे और 10 अप्रैल को उन्होंने अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए उन्हें सिविल लाइन्स तक उन्होंने एक मार्च निकाला। और इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी हुई, पथराव भी हुआ, गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। तो इससे गुस्साई भीड़ शहर वापस तो आ गई, लेकिन उनके अंदर हलचल मची हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से संबंधित सभी प्रतीकों का, जैसे बैंक हो गए, रेलवे स्टेशन या चर्चेस थी, उनमें तोड़फोड़ शुरू कर दी और 5 गोरे लोग, जिसमें 3 बैंक कर्मचारी थे, एक रेलवे गार्ड था, वो भी मारे गए।
और इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य तौर पर हिंदू, सिख, खत्री और कश्मीरी मुसलमान कर रहे थे। और ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे और नागरिक प्रशासन पूरा ढह चुका था। ऐसे में संभवतः डायर को परिस्थितियों का नियंत्रण में करने के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल डायर को 1913 में भी पंजाब के लाला हरकिशन लाल की पीपल्स बैंक की बर्बादी के लिए भी दोषी माना जाता था। इसके बर्बादी के चलते लाहौर के व्यापारियों और खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का ऑलमोस्ट सब कुछ लुट चुका था। उनकी सारी बचत जमा पूंजी पे पानी फिर गया था। अब यही बात की जाए जलियांवाला बाग की और उस नरसंहार की जिसने इंसानियत को कोसों दूर फेंक दिया था और इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा गया, जिसे वो जैसे चाहे वैसे ही मार दिया। उस दिन बाग में, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ही नहीं बल्कि वहाँ एक शैतान खड़ा था। और आज भी जब वो शाम की याद आती है और वो नरसंहार को याद करके, कत्लेआम की याद करके आंखें भर जाती हैं, जो कि आप अमृतसर में जलियांवाला बाग में सारी की सारी पृष्ठभूमि देख सकते हैं। और ये आज दिन था 13 अप्रैल 1919 का, और ये बैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने लगे। इससे भी सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने आए थे और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी हुई रोड़ियों के ढेर पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो तभी डायर ने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और बाग में जाने का भी जो एक रास्ता खुला रखा था उसमें जनरल डायर ने उस रास्ते पे अपनी एक हथियारबंद गाड़ी खड़ी करवा दी और डायर करीबन 100 सिपाहियों के साथ बाग के गेट पे खुद पहुंच गया और उसमें करीबन 50 सिपाहियों के पास बंदूकें थीं और वहां बिना किसी चेतावनी के उसने गोलियां चलवानी शुरू कर दी। गोलीबारी से डरे मासूम लोग बाग में स्थित कुएं में कूदने लगे। बहुत सारी माताओं ने और बहनों ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी और गोलीबारी के बाद 200 से भी ज़्यादा शव बरामद हुए वहाँ से, कुएं के अंदर से। और जनरल डायर बेशक अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, पर डायर का जन्म भारत में ही हुआ था और उसके पिता शराब बनाने का काम करते थे और डायर को उर्दू और हिंदुस्तानी दोनों ही भाषाएं बहुत ही अच्छे से आती थी, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारियों में उसकी कोई खास अच्छी साख नहीं थी। इसके बावजूद इतिहास में डायर का नाम अगर हम अमृतसर के कसाई के रूप में बोलें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जलियांवाला बाग में शहीद हुए सभी लोगों को आज मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनको नमन करता हूं और सिर झुकाता हूं। और जलियांवाला के बाग के बारे में जितना लिखा जाए, कहा जाए, पढ़ा जाए, सब कम है। उन लोगों के दर्द को आगे, उन लोगों की चीख के आगे, उन लोगों की मजबूरी के आगे, जो हज़ारों की संख्या में होते हुए भी कुछ 50 से 100 सैनिक अंग्रेज़ी सैनिकों के हाथों मारे गए क्योंकि उन्होंने उनकी पीठ पर वार किया था और वो भी निहत्थे लोगों पर। अगर उस समय कुछ देर के लिए जनरल डायर गोलियां चलवाना रोक देता तो यकीन मानिए तो आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता और हम कुछ और ही पढ़ रहे होते। क्योंकि घायल शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है घायल माँ, जिसने उसके बाद अपने बच्चों को उनको तैयार किया भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और पूरा अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा किया। ये सब उन माँओं का ही प्रतीक था। तो ये हमारा था भाग 1। अभी दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या घटनाक्रम हुए और किस तरीके से जनरल डायर अगर चाहता तो वो उसे उस समय इतने सारे हत्याकांड को रोक सकता था।